हेलो बच्चों, आपको पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था मोशन का ग्राफिकल एनालिसिस। आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। और उस चैप्टर का नाम होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बहुत ही आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर में। यदि आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो यूनिट एंड मेजरमेंट से आप पूरा सिलसिलेवार देखो। जो बच्चे सिलसिलेवार क्रमानुसार सारे वीडियोज़ को देखेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको सारे फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं कि पिछले क्लास में हमने जो ग्राफ पढ़ा था उस ग्राफ को हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसमें कुछ चीज़ छूट गया हो तो उसमें भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 5 मिनट लगेगा, एक बार रिमाइंड करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी में हमने देखा था कि हम क्या किए थे। सबसे पहले जैसे मोशन को हमने दो भाग में बांटा था, ब्रॉडली। एक हम यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, आपका वेलोसिटी क्या होता था, कांस्टेंट होता था। ये आपका थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था क्योंकि ये इजी वाला पार्ट है, बट मैं इसे आपको आज थोड़ा दिखा देता हूँ, आप देख लो। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं एटी कर्व। एटी कर्व का मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या एटी कर्व, या इसको ग्राफ लिख लो आप, एटी ग्राफ। ठीक है, तो एटी ग्राफ जो इसका बनेगा ये इस तरह से बनेगा। आपका वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन को ले लेंगे हम और टाइम को हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो आपका एक्सेलरेशन देखो, यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0। तो इसका मतलब हर टाइम पर आपका ये 0 ही रहेगा और इस तरह से आप ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, किस केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। दूसरा, अब हम वीटी कर्व पढ़ेंगे। वीटी कर्व इसमें किस तरह का होगा, तो देखो बच्चों, वीटी कर्व चूँकि ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। आपका वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लेंगे, टाइम को हम हॉरिजॉन्टली लेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, तो वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा आपका इस तरह से होगा। ये वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा, ये वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू द क्या होगा आपका, एक्स एक्सिस। ये इस तरह से आपका बनेगा, है ना। और इसी में हम पढ़ लेते हैं आपका एक्सटी कर्व या एसटी कर्व, पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व जिसको हम बोल रहे थे, एसटी कर्व या एसटी ग्राफ। ठीक है, ये एसटी ग्राफ जो होगा आपका, ये आपका एस ले लेते हैं वाई एक्सिस पर और यहाँ पर टाइम इस तरह से ले लेते हैं। तो आपका ये जो होगा ये सरल रेखा में बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनता है। एसटी कर्व कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। किस कंडीशन में, जब मोशन कैसा हो, आपका यूनिफॉर्म मोशन हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और एसटी कर्व के स्लोप से हमें क्या मिलता था, स्लोप क्या देता है, आपको कल हम बताए थे, वेलोसिटी देता है। ये स्लोप क्या देता है, आपका वेलोसिटी देता है, क्योंकि v बराबर क्या होता है, S/T। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा छूट गया था पिछले क्लास में, हमने डायरेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही ग्राफ आपको बताया था। ये थोड़ा सा, तो इसको आप देख लो, समझ लो, आपको यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वाले जो हम आपको बता चुके हैं, थोड़ा उसको भी एक बार देख लेते हैं हल्का सा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने दो भाग में इसको भी बांटा था। नॉन यूनिफॉर्म में तो एक पढ़े थे हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता था, और इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता था, कांस्टेंट नहीं रहता था। इस केस में आपका एक्सेलरेशन बदलता रहता था, या तो ये बढ़ेगा इंक्रीजिंग करेगा, या तो या डिक्रीजिंग करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। हमने देखा था बच्चे कि इसमें हमने पहला पढ़ा था एटी कर्व, एटी कर्व हम पढ़ते हैं इसमें पहले। एक्सेलरेशन टाइम कर्व या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हम बोल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये आपका ऐसे लेते हैं, टाइम को हमेशा हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेंगे, और यहाँ पर आपका जो आएगा उसको हम वाई एक्सिस पर ले लेंगे। तो इस तरह से एटी कर्व होगा, और चूंकि ए क्या है, कांस्टेंट, तो ये हमेशा क्या होगा आपका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट होगा और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा। यहाँ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और देखो एटी कर्व से हमने आपको कल नहीं बताया था, एटी कर्व से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा सोचो आप। हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू इजकल टू क्या हो जाएगा, ए टी। यदि ए टी मतलब कि एटी कर्व के आप इस तरह से लिख सकते हो कि एरिया, इसका जो एरिया होगा, मान लेते इस तरह से आप मान लो, तो देखो इसका लेंथ हो गया ये, सॉरी इसका लेंथ ए हो गया, दिस टी हो गया, और इसका देखो ब्रेथ मतलब चौड़ाई क्या हो गया आपका, ए हो गया। तो लंबाई गुने चौड़ाई आपका इस एरिया का क्या दे देगा आपका, सॉरी इस जो देख रहे हो आप, क्षेत्र देख रहे हो सरफेस, यही तो एरिया हो जाएगा। इसका लेंथ टी और ब्रेथ ए, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस शेडेड एरिया, है ना। तो एरिया अंडर हम लिखेंगे कि एरिया अंडर एटी कर्व, कर्व हमें क्या देगा, और यहाँ पर देखो v माइनस यू इक्वल टू क्या आ रहा है, एटी, और ये v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ये आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। आपको क्या दे देगा ये, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एरिया अंडर एटी कर्व यदि आप निकालते हो इसका एरिया, तो आपको क्या दे देगा, ये चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। अब इसी में हमने पढ़ा था एक और, ठीक है, वो हम पढ़े थे, थोड़ा इधर इसको लिख लेते हैं, आपको दिखेगा अच्छे से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें हम पढ़े थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कर्व, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम कर्व जो हम पढ़े थे, तो इसमें वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पर रखे थे और टाइम को हमने रखा था एक्स एक्सिस पर। तो ये वीटी कर्व जो हमने देखा था इसमें, इस केस में क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था इस तरह से। वीटी कर्व कैसा बन रहा था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था बच्चों। और हमने आपको बताया था कि वीटी कर्व जो आपका होता है, इसमें वीटी कर्व को आप गौर से देखो, वीटी कर्व का जो स्लोप होगा, वीटी कर्व का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये स्लोप जो वीटी कर्व का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा, ये हम आपको बताए थे। और क्या मिलेगा यहाँ से, ये चीज़ थोड़ा सा हम पिछले क्लास में आपको इसका स्लोप के बारे में हम बताना भूल गए थे, और सिर्फ एरिया के बारे में हम बताए थे आपको। तो यहाँ पर आप इसको समझ लेना कि वीटी कर्व का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना। और इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा आपको, देखो गौर से, वीटी कर्व के जो एरिया अंडर आपका जो एरिया आएगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एरिया अंडर वीटी कर्व आपको क्या देगा, वीटी कर्व क्या मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हमने एटी कर्व देख लिया, वीटी कर्व देख लिया, और हमने एक चीज़ और पढ़ा था, और वो था क्या, एसटी कर्व पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों इसे आप नोट कर लो, या तो इसे आप क्या कर लो, समराइज करके लिख लोगे एक बार आप अच्छे से, तो क्या होगा आपका, रिवीजन करते समय आपको बहुत तेज़ी से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो तीसरा वाला जो हम आपको बताए थे वो भी हम देख लेते हैं, है ना।
पोजीशन टाइम ग्राफ आपका तीसरा क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ था। तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ हम देख लेते हैं तीसरा, XT या उसको ST लिखो, ST कर्व। ST कर्व हमने देखा था बच्चों कि ST कर्व जो बना था, S को Y एक्सिस पर लेंगे और टाइम हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही आएगा, ठीक है, X एक्सिस पर ही आएगा। और ये हमने देखा था कि यदि एक्सेलरेटेड मोशन हो तब वहाँ पर आपका ST कर्व इस तरह से बनता है, पैराबोलिक बनता है, ठीक है। कनकेव अपवार्ड और कनकेव डाउनवार्ड होता है कि नहीं होता है, ये आप और डिटेल में पढ़ोगे। कनकेव डाउनवार्ड कब होगा, इस तरह से, मतलब इस तरफ से आपका क्या होगा, इसका मुंह खुलेगा यदि एक्सेलेरेशन हो रहा है। और यदि आप मान लो कि गाड़ी का वेलोसिटी घट रहा है तो इस तरह से बनेगा, ये मंदन हो रहा हो, एक्सेलरेटेड ना होकर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, तब आपका एक जो ST कर्व इस तरह से बनता है। डिटेल में आप इसके बारे में उच्चतर कक्षाओं में आप पढ़ोगे। अभी हम एक्सेलरेटेड वाला ही केस लेकर चलते हैं। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ST कर्व का जो स्लोप आपको क्या देता था, ST कर्व का स्लोप आपको देता था वेलोसिटी। क्या देता था आपको, वेलोसिटी देता था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, इतना आपको बता दिए हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में आपने हमें इन तीनों ग्राफ को तो समझाए नहीं। तो देखो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो ग्राफ होगा वो रैंडमली होगा, कॉम्प्लिकेटिव होता है। उसमें जैसे VT कर्व, जैसे आप VT कर्व, उसका हम एक एग्जांपल लेकर बताते हैं, V और T कर्व लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और जाकर ऐसे मिल गया, है ना। ऐसा भी हो सकता है आपका VT कर्व, है ना। तो किसी भी शेप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, बनेगा इसी टाइप का, लेकिन ये होगा कि हर टाइम ऑफ इंटरवल में ये चेंज होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर स्लोप निकाल लेते हैं, वेलोसिटी वगैरह, या एरिया अंडर से हम VT कर्व के एरिया से हम क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बच्चों, जैसे हम ST कर्व है, VT कर्व से हम एक्सेलेरेशन आपका स्लोप से हम एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। तो ये रूल यहाँ भी फॉलो होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ हम इसमें आपको लिखाए हैं ये इसमें भी आपका क्या होगा, फॉलो होगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार, जैसे VT कर्व का आप जब आप एरिया निकालोगे तो उसमें आपका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आता था। तो यहाँ भी VT कर्व का ये जो आप पूरा एरिया निकाल लोगे, पूरा टोटल एरिया निकाल लोगे, वो भी आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। तो ये रूल यहाँ भी वैलिड होता है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको इस तरह का स्टैंडर्ड फिगर ना मिले बुक्स में और इस तरह का न्यूमेरिकल्स आ जाए तो घबराना नहीं है, वो रूल इसमें भी वैलिड होगा। तो यहीं पर हमने इतना चीज़ हमने पढ़ा था और देखा था, ठीक है। अब हम आपको नया चैप्टर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, आपको हम नया चैप्टर की तरफ ले जा रहे हैं और वो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग अब पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया, मोशन को हमने कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को 2 बार 3 बार बनाओ। जो भी आपको दिक्कत हो रहा है आप दोस्तों से डिस्कशन करो, इसी वीडियो को बार बार देखो, NCERT बुक्स को पढ़ो, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाने की कोशिश करना। आपका एक नोट्स रहेगा तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। और अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और जो न्यूमेरिकल आपका किसी भी तरह का न्यूमेरिकल पिछले क्लास का क्वेरी हो तो कमेंट में आप लिखना कि यहाँ पर ये आप NCERT का, हम NCERT के बेस पर लेकर चल रहे हैं, तो आप NCERT की बुक का न्यूमेरिकल जो आपको दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये पेज नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज़ सर हेल्प मी। तो हम आपको क्या करेंगे, इस तरह से कुछ बच्चों का जो क्वेरी आ जाएगा मोशन से, तो हम उस पर एक वीडियो आपको बना देंगे और उस सारे क्वेरी को हम क्या कर देंगे, आपको एक वीडियो में या 1-2 वीडियो में आपको हम सॉल्व कर देंगे, फिर आपका क्वेरी हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो चलते हैं ये दूसरा चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये क्या बला है, फोर्स क्या है, लॉज ऑफ मोशन। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ मोशन, और मोशन क्यों हो रहा है, मोशन होने का भी तो कुछ कारण होगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज़ द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का जो कारण है
वो मोशन किसके कारण होता है? फोर्स के ही कारण होता है। विदाउट फोर्स मोशन हो सकता है क्या? हो सकता है। मोशन के दो कारण हो सकते हैं, या तो मोशन आपका होगा फोर्स के कारण, या तो मोशन होता है इनर्शिया के कारण। दो चीज़ के कारण होता है। हम देखेंगे कैसे, है ना। हमेशा मोशन, ऐसा नहीं कि हमेशा मोशन आपका फोर्स के ही कारण होता है। मान लो कि कोई बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूव करने वाला बॉडी होता है उस पर टोटल जो फोर्स होगा वो 0 होता है। फिर भी वो मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पर एक इनर्शिया एक्ट कर रहा है, इसलिए वो मूव कर रहा है। तो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि क्या है फोर्स और क्या है इनर्शिया, ठीक है। और हम कई सारे नेचुरल और जो भी आप आसपास कोई भी घटना देखते हो, आप उसे बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। तो सबसे पहले फोर्स पढ़ते हैं। ये फोर्स क्या है? फोर्स आपका एक नया फिजिकल क्वांटिटी इस चैप्टर में आ रहा है। और ये फोर्स क्या है आपका? ये क्या करता है? फोर्स का काम क्या होता है? कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है ये, या कोई बॉडी का शेप में चेंज करने की कोशिश करता है। साइज किसी वस्तु का बदलना है तब भी हम फोर्स का हमें ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। बढ़ई वगैरह के पास आपने देखा होगा, किसी भी चीज़ का हम शेप बदलते हैं, वो लोग कैसे बदलते हैं? उस पर क्या करते हैं? प्रहार करते हैं हैमर से, हैमरिंग करके मेटल्स को क्या कर देते हैं? वो प्लेट में बदल देते हैं, ठीक है। उसी तरह कोई भी वस्तु चल रहा है, जैसे कि गाड़ी चल रही है, तो उस पर हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने का मतलब क्या हम कर रहे हैं? उस पर फोर्स लगा रहे हैं, गाड़ी को हम स्टॉप कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ के जो रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए, या जो मोशन में है उसे रोकने के लिए, या किसी भी वस्तु का हम साइज वगैरह शेप वगैरह बदलने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें ज़रूरत पड़ता है वही क्या है? आपका फोर्स है। तो इसे हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे हम फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी, या ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी which tries to get motion in the body, or stop moving body and tries to change the shape of the body। हिंदी में आप लिख सकते हो, बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी विरामावस्था में रखी हुई वस्तु को गतिशील बनाना चाहता है, या एक वस्तु के चलती हुई वस्तु को विरामावस्था में लाने की कोशिश करता है, या किसी भी वस्तु के आकार और आमाप में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। वो क्या कहलाएगा? वो फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मेनली आपने फोर्स में क्या देखा है? फोर्स आपका देखो 3 चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। जनरली फोर्स आपका 3 चीज़ कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है? गेट मोशन इन बॉडी, जो बॉडी रेस्ट में है उसमें मोशन लाना चाहता है, ठीक है। स्टॉप मूविंग बॉडी, ठीक है। एंड और क्या कर रहा है? चेंज द शेप ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का आपका शेप में चेंज लाने की कोशिश करता है। तो जनरली ये 3 चीज़ें करता है, इसे आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम इसे, और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, फोर्स जो है ये डायरेक्शनल होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है, और इसीलिए ये कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो आप ये भी ध्यान रखना, फोर्स क्या होगा आपका? वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, फोर्स कौन सा आपका कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
तो चलते हैं हम आगे, और अब हम देखते हैं कि फोर्स जो है, आपने देखा होगा कि कोई भी बॉडी है ऐसे रखा हुआ है, बहुत बड़ा ब्लॉक है मान लो, और उसको आप क्या करना चाहते हो, मोशन में लाना चाहते हो, तो या तो आप उसको क्या करते हो, पुश करते हो आगे बढ़ाने के लिए, और या किसी रस्सी वगैरह स्ट्रिंग की मदद से इसको आप क्या करते हो, पुल करते हो। पुल मतलब खींचते हो, या उसे आप धक्का देते हो। उस समय आप क्या लगाते हो, आप फोर्स ही तो लगाते हो। ये पुल और ये पुलिंग और पुशिंग क्या है, ये इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग ऑन द बॉडी, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फोर्स। ये फोर्स ही है बच्चों, ठीक है। कुआं से जैसे आप पानी निकालते हो तो वो भी क्या है आपका, वहाँ भी फोर्स लगता है, ठीक है ना। ब्रेक लगाना फोर्स लगता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल मूव करता हुआ आ रहा है, उसको आप हाथ से ऐसे रोक देते हो, कोई स्टोन वगैरह कोई फेंक रहा है, तो वहाँ भी आपका हाथ क्या करता है, उस बॉडी पर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। और वो बॉडी भी आपके हाथ पर फोर्स लगाता है, और देखेंगे इस घटना को भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब इसका हम थोड़ा सा इसको ब्रॉडली हम देखेंगे कि फोर्स कितने प्रकार का होता है, इसका हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों। आप लोगों को बस क्या करना है, कंटिन्यू वॉच करना है, दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना है, और इस लेक्चर से आपको सीखना है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स कहने का मतलब फोर्स को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। इन जनरली हम टाइप्स फोर्स को हम बांटते हैं 4 भाग में, ठीक है। वैज्ञानिकों ने फोर्स को 4 भागों में बांटा है, ठीक है, इन जनरल। तो इन जनरल हम फोर्स को 4 भाग में बांटते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सा फोर्स है, ठीक है। तो पहला जो फोर्स है बच्चों, वो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। पहला फोर्स क्या है आपका, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, आपके किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। आप केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ोगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इतना अभी को आप बता देते हैं कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैं खुद आपको पढ़ाऊँगा, और वहाँ आपको बताऊँगा कि एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है वही तो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स को भी 2 भाग में बांटा गया है बच्चों। एक होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहने का मतलब ये है कि जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्वार्क से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन से वैसे सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, मोलिक्यूल होता है किसी भी कंपाउंड का, और मोलिक्यूल से भी छोटा कौन क्या होता है, एटम्स होता है ना। तो एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम किस चीज़ से बना होता है, उसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। आपने शायद 8वीं वगैरह में कुछ कुछ दिया हो, आप देखा होगा, आपने सुना होगा अपने टीचरों से कि इस तरह का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस, इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं ऐसे चक्कर लगाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। जैसे सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगाने वाले जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लो, और सूर्य को समझ लो आप न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम का न्यूक्लियस। और उस एटम में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है बाहर की तरफ आउटर स्पेस में, और इसके इनर स्पेस में इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जब बनते हैं फॉर्मेशन के समय, जो फोर्स लगता है न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कंपोनेंट्स जिससे ये बनते हैं फॉर्मेशन के बाद, तो वही दोनों उस समय वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांध कर रखता है इसके अंदर, वही क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है।
और डिटेल से इसको पढ़ोगे, उच्चतर कक्षाओं में आप जाओगे तो वहाँ फिजिक्स में इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। आपका है न्यूक्लियर फोर्स के बाद आता है, एक आता है आपका वीक फोर्स। ठीक है, वीक फोर्स में कई सारे फोर्स आते हैं, खासकर ये आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके वगैरह जब होता है उस समय में क्या होता है, ये आपका वीक फोर्स वहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम में ये लगता है, बहुत टाइम का जो स्पेन होता है बहुत बहुत छोटा होता है। लेकिन इसका मतलब ये वीक लिखा है तो ये मत समझ लेना कि बहुत वीक होता है, ये वीक होता है इसके रिस्पेक्ट में वीक होता है। ठीक है, और आने वाले जो फोर्स है उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत तगड़ा फोर्स होता है। ठीक है, वीक फोर्स के बाद आपका आता है, एक आता है आपका फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स जिसको हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और एक आपका आता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स को भी हम दो भाग में बांटते हैं। फील्ड फोर्स का मतलब होता है कि जब फोर्स किसी वस्तु पर जो फोर्स लग रहा है वो बिना कांटेक्ट के लग रहा है। ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी विदाउट कंटैक्ट द सरफेस ऑफ दोज बॉडीज। वो जो बॉडी है जो फोर्स लगा रहा है किसी दूसरे बॉडी में, तो वहाँ जो फोर्स लगेगा विदाउट कांटेक्ट का लगेगा। जैसे हमारा पृथ्वी और सूरज के बीच जो आपका फोर्स लगता है, दोनों में कांटेक्ट है क्या? दोनों स्पेस में बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज हमारे पृथ्वी से। आप देखो फिर भी पृथ्वी क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सूरज के चारों तरफ। तो वहाँ जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम लोग फील्ड फोर्स बोलते हैं। तो कौन से फील्ड के कारण लगता है? एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। कई सारे फील्ड के बारे में आप पढ़ोगे उच्चतर कक्षाओं में। तो फील्ड क्रिएट करता है आपको फोर्स। ठीक है, वो फील्ड ही क्रिएट कर देता है फोर्स। आप मूवी वगैरह में देखते हो ऐसे जादूगर वगैरह और किसी तरह का ऐसे शक्ति निकालते रहते हैं। मार्वल्स की मूवी में आपने देखा होगा कि ऐसे थॉर्स वगैरह अपने गदा से क्या करते हैं या अपने हैमर से ऐसे वे निकालते हैं और थैनोस को पीछे धकेल देते हैं विदाउट कांटेक्ट। तो उसी तरह का फोर्स हुआ, समझ लो आप, है ना। इसको भी 3 भाग में बांटा गया है बच्चों। एक आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो बाप, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ेंगे आपका 9th क्लास में। ये चैप्टर है आपका, एक चैप्टर का नाम ही है ग्रेविटेशन। तो उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप उच्चतर कक्षाओं में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों पढ़ोगे। ये भी फील्ड के कारण जनरेट होता है और ये लगता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा और किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो होगा, या किसी आपका दो चार्ज हैं तो वो एक दूसरे पर जो एक फोर्स लगाता है, इंटरनल फोर्स लगाता है एक दूसरे पर, वो फोर्स कैसा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है। यहाँ पर किसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को जब हम डालते हैं तो वो एक फोर्स उस पर जनरेट होता है, और वो फोर्स जो जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जब वो मोशन करेगा तब, जब वही चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगे तब उस पर एक फोर्स लगने लगता है, वही क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इन सब के बारे में आप उच्चतर कक्षाओं में जाओगे तो इन सब को डिटेल में आप वहाँ पर पढ़ोगे। अब है एक आपका लास्ट कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और यही आपकी इस क्लास में आपको कांटेक्ट फोर्स ही पढ़ना है बच्चों। ठीक है, इस क्लास में आपको कांटेक्ट फोर्स ही आपको तो इस टाइप के आपके इतने सारे फोर्स हैं। आपने फोर्स के बारे में अच्छे से देख लिया है कि ये फोर्स को ब्रॉडली जब हम इसको इन जनरल उसको हम बांटेंगे तो आपका होगा एक न्यूक्लियर फोर्स, एक होगा वीक फोर्स, एक तीसरा होगा फील्ड फोर्स और चौथा होगा कांटेक्ट फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में हमने देखा वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं,
वीक फोर्स आपको हम बताए हैं कि ये जब फॉर्मेशन होने लगता है उस समय में वीक फोर्स बनता है। फील्ड फोर्स में आपको बताया कि फील्ड के कारण जब बॉडी कांटेक्ट में ना हो तब ये फोर्स जब जनरेट होने लगे तब वो उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड फोर्स। इसमें आपके आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स को हम पढ़ेंगे अच्छे से अगली क्लास में। आज का हम वीडियो यहीं पर आपको रखते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। अच्छे से इसे रिविज़न करना और कल की क्लास में हम इससे आगे पढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट।